Good morning, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 12th of July 2022, Tuesday. Motivation of the day is somewhere, something incredible is waiting to be known. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल, जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, और इसी के साथ हम पेज नंबर 4 पर दिया हुआ भी एक आर्टिकल कवर करेंगे। तो देख लेते हैं पहला न्यूज़ आर्टिकल। आरबीआई अलाउज ट्रेड सेटलमेंट इन रूपी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कल कुछ कंट्रीज़ के साथ बाईलेटरल ट्रेड अरेंजमेंट में या ट्रेड सेटलमेंट के लिए इंडियन रूपी को अलाउ कर दिया है, और उस कुछ कंट्रीज़ की लिस्ट में श्रीलंका और रशिया भी इंक्लूडेड हैं। रशिया काफ़ी टाइम से इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के लिए डिमांड कर रहा था, क्योंकि यूएस और अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया के साथ जो सेंक्शन लगा दिए, रशिया के ऊपर जो सेंक्शन लगा दिए हैं एक साथ, उसकी वजह से जो रशिया का इंटरनेशनल बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा था। रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से भी हटा दिया गया है। तो जिस तरह से इंडिया रशिया को सपोर्ट करता आया है हिस्ट्री में, उसको देखते हुए रशियन जो एक्सपोर्टर्स थे और इम्पोर्टर्स थे, दे वर डिमांडिंग फॉर bilateral trade arrangement in terms of rupee and ruble. So finally, Reserve Bank of India has allowed the trade settlement between India and other countries that include Sri Lanka, Russia in terms of Indian rupee. So invoicing के लिए, पेमेंट के लिए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स के सेटलमेंट के लिए एक एडिशनल अरेंजमेंट डेवलप किया जाएगा, एक एडिशनल अरेंजमेंट बनाया जाएगा बिटवीन द कंट्रीज़। और इंडिया का क्या फोकस है, अगर हम बोले आरबीआई का क्या फोकस है? आरबीआई का फोकस है कि इस क्राइसिस के टाइम में इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को प्रमोट किया जाए, मोर स्पेसिफिकली जो ग्लोबल ट्रेड है उसको प्रमोट किया जाए इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कैट। और इसी के लिए श्रीलंका, रशिया और कुछ अदर कंट्रीज़ के साथ बाईलेटरल ट्रेड सेटलमेंट इंडिया ने ओपन कर दिया है इन टर्म्स ऑफ लोकल करेंसी। और बैंक्स को किसी भी तरह के इस ट्रांजैक्शंस को करने के लिए पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। और अगर एक्सचेंज रेट की बात करें कि एक्सचेंज रेट क्या होगा जो लोकल करेंसीज में हो रहा है ट्रेड उसका, तो उसका एक्सचेंज रेट मार्केट डिटरमिन्ड होगा डिपेंडिंग ऑन द ट्रेडिंग पार्टनर। तो अगर श्रीलंका के साथ ट्रेड हो रहा है, चाहे रशिया के साथ ट्रेड हो रहा है, तो मार्केट डिटरमिन एक्सचेंज रेट फॉलो होगा। और इसके लिए banks in India are permitted to open the Vostro account. What is Vostro account? This is basically an arrangement between the banks all across the geographies. तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि बेसिकली जो कंट्रीज़ हैं, दे आर ट्राइंग टू डेवलप एन ऑल्टरनेटिव of financing messaging of SWIFT system as well as the other accounting systems. तो बैंक्स को परमिट कर दिया गया है कि वो वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रेडिंग कंट्रीज हैं, ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, दे आर ऑल्सो लुकिंग टू डेवलप फॉर एन ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, जो कि पहले स्विफ्ट था, और स्विफ्ट से आप सभी को पता है कि रशिया को बैन कर दिया गया है, रशिया को सैंक्शन कर दिया गया है। व्हाट इज स्विफ्ट? इट इज़ सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो बाईलेटरल ट्रेड अरेंजमेंट के साथ अकाउंट्स भी ओपन किए जाएंगे, ऑल्टरनेट फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी अप्रोच या ऑल्टरनेटिव सर्च किए जाएंगे, जस्ट टू प्रमोट द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बिटवीन द few countries and India. So these are the measures that has been announced by RBI. So all the export and import may be denominated in rupees और INR। तो अब INR और अदर लोकल करेंसीज को यूज़ करते हुए कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाएंगे। और एक्सचेंज है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, इट विल बी मार्केट डिटरमिन्ड, and all the settlement of these types of trade transaction between the countries will be or will take place in Indian rupee. तो कहीं ना कहीं आरबीआई जो रुपी सरप्लस है, जिस तरीके से रुपी फॉल कर रहा है, उसको देखते हुए रुपी सरप्लस बैलेंस में बी यूज फॉर कैपिटल एंड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स इन दीज ऑल्टरनेटिव बाईलेटरल ट्रेड अरेंजमेंट। और वॉस्ट्रो अकाउंट भी ओपन कर दिया जाएगा, अलाउ किया जाएगा, स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन किया जाएगा, जिसका जो बैलेंस है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में इन्वेस्ट किया जाएगा।
तो ये कह सकते हैं, एक्सपर्ट्स का कहना है कि बहुत आप टाइम पे आरबीआई ने डिसीजन लिया, क्योंकि जिस तरीके से इंडियन रुपी फॉल कर रहा है, इंडियन रुपी की एक्सेस बढ़ रही है, उसको देखते हुए ये जो डिसीजन है आरबीआई का, दैट मे प्रूव बेनिफिशियल फॉर अप्रिशिएटिंग इंडियन करेंसी। और अगर इंडियन करेंसी की बात करें, रुपी की बात करें, तो रुपी जो है वो अपने न्यू लो पर पहुंच गया है अगेंस्ट डॉलर। 20 ईयर्स के न्यू लो पर पहुंच गया। इस न्यूज़ को हमने डिटेल में कवर किया है आगे के सेक्शंस में, सो उसको वहीं पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम एक और न्यूज़ भी डिस्कस करेंगे। एक्सपोर्टर सेज रुपी ट्रेड सेटलमेंट इज़ अ टाइमली मूव। तो आरबीआई के इस डिसीजन के पास से, जहां पर आरबीआई ने अलाउ कर दिया है कि रुपी में ट्रेड को सेटल किया जा सकेगा, इंडियन रुपी में ट्रेड को सेटल करना अलाउ होगा, इस डिसीजन को एक्सपोर्टर्स जो हैं वो चीयर कर रहे हैं। एक्सपोर्टर्स का ये कहना है कि जो आरबीआई ने मंडे को डिसीजन लिया है, उनकी डिमांड को एक्सेप्ट करते हुए कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस हैं उनको रुपी में सेटल किया जाए, दिस मूव विल इनेबल द ट्रेड एंड विल डेफिनेटली हेल्प द एक्सपोर्टर्स टू ट्रेड विद द सैंक्शन हिट नेशंस, चाहे वो रशिया हो या श्रीलंका हो। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो आरबीआई का डिसीजन है, इंडिया का डिसीजन है, ये इंडिया के जितने भी ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज़ हैं, ऑलमोस्ट ऑल ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज़ पर ये डिसीजन, ये अरेंजमेंट, जो बायलैटरल ट्रेड अरेंजमेंट हुआ है, रुपी ट्रेड सेटलमेंट हुआ, ये एप्लीकेबल है। बट वन ऑफ द मेन ट्रिगर वॉज टू ईज द डिसरप्शन क्रिएटेड बाय इंटरनेशनल ट्रेड सिंस रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन फ्रॉम February 24। और डेफिनेटली आरबीआई का जो ये मूव है, ये इंडियन करेंसी को या इंडियन रुपी को एज अ इंटरनेशनल करेंसी इस्टेब्लिश करने में भी हेल्प करेगा। और जिस तरीके से इस समय एक्सेस बना हुआ है इंडियन रुपी का, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिला है, इस सिचुएशन में भी थोड़ी हेल्प मिलेगी और इंडियन रुपी को थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिल सकता है, या जी हम कह सकते हैं जो डेप्रिसिएशन हो रहा है वो थोड़ा सा स्टेबलाइज्ड हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस आरबीआई डिसीजन। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इंडिया टू बी मोस्ट पॉपुलस नेशन इन अ ईयर, यूएन। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो कि मंडे को पब्लिश हुई है, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है आगे आने वाले 1 सालों में, इट मीन्स नेक्स्ट ईयर तक, इंडिया जो है वो पॉपुलेशन के टर्म में चाइना को सरपास कर देगा और इंडिया नंबर 1 पोजीशन पर आ जाएगा। तो इंडिया वुड बी द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द नेक्स्ट ईयर एज पर द यूएन नेशन और यूनाइटेड नेशन। ऐसा रिपोर्ट में कहा गया कि 2023 तक जो है, जो इंडिया की जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया चाइना को सरपास करते हुए नंबर 1 टैग अचीव कर लेगा। तो एक रिपोर्ट यूएन के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक और सोशल अफेयर पॉपुलेशन डिवीजन ने पब्लिश करी है, और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2022 में, हम बोल सकते हैं कैलेंडर ईयर 2022 में, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना से थोड़ी ही कम है, इट इज़ स्लाइटली लोअर देन द चाइना। 2022 के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.412 बिलियन है, जबकि चाइना की पॉपुलेशन 1.426 बिलियन है। तो केवल कुछ ही मिलियंस का डिफरेंस है, जो कि नेक्स्ट ईयर ख़त्म हो जाएगा और इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगा। और 2050 को लेकर के प्रोजेक्शन ये है कि इंडिया की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 1.668 बिलियन हो जाएगी, जो कि चाइना की जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन दैट इज़ 1.317 बिलियन, उससे कई टाइम्स ज़्यादा होगी। तो प्रोजेक्शन को लेकर के भी, या फ्यूचर के ग्रोथ फोरकास्ट के अकॉर्डिंग भी, इंडिया जो है 2050 तक मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री की ही कैटेगरी में रहेगा, या नंबर 1 पोजीशन पर ही रहेगा विद 1.668 बिलियन पॉपुलेशन। तो यूएन के जो एस्टीमेट्स है वो इंडिया की जो नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन एनसीपी के जो एस्टीमेट्स हैं पॉपुलेशन को लेकर के, उससे ज़्यादा हैं, क्योंकि एनसीपी के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.37 बिलियन तक है फाइनेंशियल कैलेंडर ईयर 2022 में, जो कि 1.39 बिलियन हो जाएगी 2023 में, और बाय 2025 इट विल बी 1.41 बिलियन। ये प्रोजेक्शन है एनसीपी, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके प्रोजेक्शन है। हालांकि अगर हम यूएन के प्रोजेक्शन को देखें तो ये इंडिया के जो एनसीपी के प्रोजेक्शन है उससे कई
मायने में डिफरेंट है। और यूएन ने बहुत ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन, यूएन की रिपोर्ट ने बहुत ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन किया है इंडिया की पॉपुलेशन को लेकर के। और इंडिया में जो एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व थे इस कमेटी में, एनसीपी में, उनका एक कहना है कि उन्होंने जो मेथोडोलॉजी यूज़ करी है दैट इज़ अ क्वाइट रोबस्ट मेथोडोलॉजी, और उनके जो प्रोजेक्शंस हैं वो यूएन की रिपोर्ट के प्रोजेक्शन से ज़्यादा रिलायबल हैं, क्योंकि यूएन के जो प्रोजेक्शंस हैं दैट आर मोर और लेस बेस्ड ऑन द मैक्रो कंसिडरेशन, जबकि इंडियन डेमोग्राफी के जो प्रोजेक्शंस होते हैं, जो इंडियन डेमोग्राफी पे बेस्ड जो प्रोजेक्शंस होते हैं दैट आर फार मोस्ट रोबस्ट देन द यूएस प्रोजेक्शन। तो ये एनसीपी के प्रोजेक्शन है इंडियन पॉपुलेशन की ग्रोथ को लेकर के, एंड दीज आर द प्रोजेक्शन बाई यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स पॉपुलेशन डिवीजन। हालांकि दोनों के ही प्रोजेक्शन को देखें तो ये बात तो क्लियर है कि आगे आने वाले टाइम में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ह्यूज होने वाली है, और जिस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है उसको देखते हुए ये ज़रूर कहा जा सकता है कि डेवलपमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस गवर्नमेंट को फेस करने पड़ सकते हैं। हाउएवर दीज आर द नंबर्स of different countries or population numbers of different countries in terms of million। तो चाइना, इंडिया, यूएस, इंडोनेशिया और ब्राज़ील का कंपैरिजन है एज पर द यूएन रिपोर्ट। तो यूएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट कंट्रीज़ की प्रोजेक्शंस हैं। तो 1990 का डेटा दिया हुआ है, 2022 का डेटा दिया हुआ है, और 2050 का डेटा दिया हुआ है। तो बेसिकली ट्रेंड लाइन और ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्शन किए हैं यूएन ने। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो मोस्ट पॉपुलेट कंट्री बनता नज़र आ रहा है एज पर द यूएन रिपोर्ट। और ऐसा कहा जा रहा है कि जब पाकिस्तान है वो 5th पॉपुलस कंट्री होगा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर 2022, और जो नाइजीरिया है दैट इज़ द 4th पॉपुलस कंट्री इन 2050। तो यूएन के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो चाइना को सरपास कर देगा नेक्स्ट ईयर ही। और जैसा कि हमने डिस्कस भी किया कि चाहे हम यूएन की रिपोर्ट को लें, चाहे हम एनसीपी की रिपोर्ट को लें, दोनों के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है दैट इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट, और आगे आने वाले टाइम में इंडिया को एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ सकता है इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफिक मैनेजमेंट और वर्क फोर्स मैनेजमेंट, क्योंकि अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा, चैनलाइज नहीं किया जाएगा, तो दैट मे क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एज वेल एज द अदर डेवलपमेंटल इश्यूज। तो अगर इम्प्लीकेशंस की बात करें कि इम्प्लीकेशंस फॉर डेवलपमेंट, तो बिगर कंट्रीज पॉपुलेशन, ग्रेटर द नंबर ऑफ पीपल इट हैज़ टू सपोर्ट। तो बहुत सारे वर्किंग हैंड तो होंगे ही, लेकिन उसके साथ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रेशियो भी होगा, फीड करने के लिए बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स होंगे। एजुकेशन, हेल्थ, फूड, इन सब को लेकर के चैलेंजेस इंडियन इकॉनमी को फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड दैट कि अगर प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग एज पीपल ज़्यादा होता है टोटल पॉपुलेशन में, तो इन दैट केस देयर कुड बी द फ्यू एडवांटेजेस और डिविडेंड ऑफ दिस ह्यूज पॉपुलेशन, जिसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्यों? क्योंकि अगर लार्जर वर्किंग हैंड होंगे तो इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी होगी वो इंक्रीज़ होगी, इंडिया के पास वर्किंग हैंड्स होंगे, इंडिया विल बी द सप्लायर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। यंगर पॉपुलेशन होगी तो डिमांड भी ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी इकॉनमी में, तो डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जो कि अभी भी इंडिया डिमांड के टर्म्स में फेस कर ही रहा है, ह्यूज इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंपैरिजन टू द अदर इकोनॉमीज। तो ये कुछ एडवांटेजेस भी हैं, या इनको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड भी हैं इंडिया के पास में, provided that there will be the proper policy intervention in order to increase the jobs so that the labor force participation rate increases फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। तो प्रॉपर पॉलिसी इंटरवेंशन की ज़रूरत है अगर इंडिया चाहता है कि जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसको डिविडेंड के फॉर्म में रियलाइज़ किया जा सके, अदरवाइज इट विल बी अ लाइबिलिटी फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। डेमोग्राफिक लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी का ये डिविडेंड अगर प्रॉपर पॉलिसी इंटरवेंशन नहीं हुए, चैनलाइज नहीं किया गया इस ह्यूज पॉपुलेशन को। सो लेट अस सी हाउ गवर्नमेंट विल टेक अप दिस यूएन रिपोर्ट। इसके साथ ही एक और इंटरव्यू दिया हुआ है सेम पेज पर, उसको भी हम यहाँ कवर करेंगे, जहाँ पर इकोनॉमिक्स के एक प्रोफेसर हैं जो कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में
प्रोफेसर हैं मिस्टर निकोलस स्टर्न, और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने इंडिया को लेकर के कुछ प्रोजेक्शन किए, उसी को लेकर के जो इंटरव्यू है वो यहाँ पर पब्लिश हुआ है। तो जैसे कि रशिया इन्वेजन स्टार्ट हुआ है, रशिया ने इन्वेजन स्टार्ट किया है यूक्रेन पर, उसके बाद से बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस इंडिया के लिए खड़े हुए हैं, और सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, अदर कंट्रीज़ के लिए भी, क्योंकि एनर्जी को लेकर के जो क्राइसिस जनरेट हो रही है उसका डोमिनो इफेक्ट जो है वो हमें अदर कमोडिटी प्राइसेस पर देखने को मिल रहा है। तो इंडिया को लेकर के जो मिस्टर निकोलस हैं उनका ये कहना है कि इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया के केस में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो जो इन्वेस्टमेंट है उसको स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट हो। और ये इन्वेस्टमेंट जो है वो जो इंडिविजुअल्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा, और उनके जो खुद के जो इंडिविजुअल्स हाउस होल्ड सेविंग्स हैं उन पर उनको अच्छे रिटर्न्स देगा, दैट इन टर्न विल डेवलप इनटू डिमांड। अपार्ट फ्रॉम इट, टैक्स रिफॉर्म को लेकर के भी इन्होंने बात करी है, कहा है कि टैक्स रिफॉर्म चाहे वो डायरेक्ट टैक्स के केस में हो चाहे वो इनडायरेक्ट जीएसटी टैक्स के केस में हो, इट इज़ इंपॉर्टेंट स्टेप इन गुड डायरेक्शन, सो बिल्डिंग ऑन दैट इज़ अ बेसिस फॉर टैक्सेशन इन इंडिया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन को उन्होंने आंसर किया, दैट इंडिया इजंट एनीवेयर नियर द मिडिल इनकम ट्रैप, क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं, जिस तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसीज़ चल रही हैं, इंडिया की जिस तरीके से पॉपुलेशन है, इंडिया कभी भी हायर इनकम जो ग्रुप कंट्रीज़ हैं उनमें नहीं आ सकता। इट विल बी ट्रैप्ड इनटू अ मिडिल इनकम सेगमेंट कंट्रीज। तो उसको देखते हुए उस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था इनसे, तो उनका ये कहना है कि ही डोंट बिलीव or I don't think that India is anywhere near to the middle income trap. The policies that India is following in terms of job creation, in terms of clean cities, in terms of electrification of transportation, particularly energy transitions in power invokes a strong investment, and definitely all these policy initiatives by current government will drive the growth in India, and he is very hopeful about the India's growth into the next couple of decades, क्योंकि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई काम कर रहा है, दैट विल डेफिनेटली reap the benefits of sustained economic growth for इंडियन इकोनॉमी। और इसी से लेकर के बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं, क्लाइमेट चेंज को लेकर के, एमिशन को लेकर के, COP26 में ट्रेड को लेकर के, तो काफ़ी डिटेल इंटरव्यू है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड दिस इंटरव्यू। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 of business standard. Rupee falls to new low as dollar index rises to fresh 20-year high. फर्स्ट न्यूज़ एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि इंडियन रुपी जो है वो अपने 20 ईयर के लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच चुका है। हमने ये भी कहा था कि हम इसको नेक्स्ट क्लिप में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि रीज़न क्या है इसका। अभी रिसेंटली जो रशिया से लेकर के यूरोपियन कंट्रीज यानी जर्मनी तक जो गैस पाइपलाइन है, गैस लिंक है, वो अपने एनुअल मेंटेनेंस पर चली गई। ये न्यूज़ भी दी हुई है पेज नंबर 8 पर, इसको आप देख सकते हैं। यूरोप ऑन एजेस एज रशिया गैस लिंक एंटर्स अ शटडाउन। तो अभी रिसेंटली जो बिगेस्ट सिंगल पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन, जो कि गैस कैरी करती है फ्रॉम रशिया टू जर्मनी, वो एनुअल मेंटेनेंस पर चली गई है फ्रॉम मंडे। तो 10 दिन का मेंटेनेंस है, और उस मेंटेनेंस के ड्यूरेशन में जर्मनी और जो अदर यूरोपियन कंट्रीज जो कि रशिया की गैस पे डिपेंडेंसी है, जिनकी एनर्जी को लेकर के, वो फिलहाल के लिए अभी क्राइसिस की सिचुएशन में जा सकते हैं, और चले भी गए, क्योंकि 10 दिन बहुत लंबा ड्यूरेशन होता है, मोर स्पेसिफिकली ऐसे टाइम है जबकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा टेंस है। रशिया ने जैसे ही यूक्रेन पर इन्वेजन स्टार्ट किया उसके बाद से बहुत ज़्यादा सिचुएशंस ख़राब होती चली गई। तो 10 दिन के एनुअल मेंटेनेंस पर है। हालांकि ये गैस पाइपलाइन रशिया ने इंटेंशनली इसे क्लोज नहीं किया है, बट गवर्नमेंट्स, मार्केट्स and other companies are worried that this shutdown of 10 days might be extended because of the war in Ukraine. तो अगर इस पाइपलाइन की बात करें जिसको हम नॉर्ड स्ट्रीम बोलते हैं, नॉर्ड स्ट्रीम, ये पाइपलाइन अप्रॉक्सीमेटली 55 बिलियन क्यूबिक मीटर, ये 55 BCM गैस ट्रांसपोर्ट करता है रशिया टू जर्मनी इन अ सिंगल ईयर, और जो कि बाल्टिक सी के अंडर में है। ये अप्रॉक्सीमेटली जुलाई 11 से जुलाई 21 तक मेंटेनेंस की वजह से शट डाउन रहेगी, और जिसकी वजह से जो गैस का ट्रांसपोर्टेशन है, फ्लो है, वो ज़ीरो तक जा सकता है।
और अगर आप थोड़ा सा अवेयर हैं डेवलपमेंट को लेकर के, तो लास्ट मंथ में रशिया ने इस पाइपलाइन से जो जाने वाली गैस है उसमें 40% का रिडक्शन ऑलरेडी कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया पर सैंक्शन लगाए थे, तो रिटालिएट करने के लिए रशिया ने ऑलरेडी 40% गैस जो है वो कम कर दी थी ट्रांसपोर्ट करना। और उसका रीज़न रशिया ने डायरेक्टली ये नहीं बोला था कि हम जानबूझ के इस तरह का काम कर रहे हैं या हम किसी सैंक्शन के को रिटालिएट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जो रीज़न रशिया ने दिया था वो दिया था कि इक्विपमेंट मेंटेनेंस की वजह से, इक्विपमेंट की सर्विसिंग की वजह से ये जो रिडक्शन किया गया है टोटल कैपेसिटी में, टोटल गैस ट्रांसपोर्ट में, ये किया गया। हालांकि जो एक्सपर्ट्स इकोनॉमिस्ट थे उनका ये कहना था कि दिस वॉज अ टेक्टिक बाय रशिया टू पुट प्रेशर ऑन द वेस्टर्न कंट्रीज़। और जो कंट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, वो और ज़्यादा इस बात को लेकर वरीड है कि कहीं ऐसा ना हो जो एडवांस मेंटेनेंस 10 दिन का ये फर्दर एक्सटेंड करते हैं रशिया बाय सीइंग द एनर्जी क्राइसिस इन वेस्टर्न कंट्रीज। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में एनर्जी क्राइसिस को जनरेट करने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि जो रशिया है वो इस पर्टिकुलर एनुअल मेंटेनेंस को कोई और रीज़न साइड करते हुए और ज़्यादा एक्सटेंड कर दें। और इस पर्टिकुलर एनुअल मेंटेनेंस की वजह से, गैस ट्रांसपोर्टेशन में रिस्ट्रिक्शन की वजह से, जो कंप्लीट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो अभी एनर्जी क्राइसिस की सिचुएशन में चले गए हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें इंडियन डॉलर पर क्लियरली विजिबल हो रहा है। ऑन मंडे, Indian rupee settled at a fresh low against a dollar as the greenback firms up globally, owing to the fears of weak economic growth worldwide amid a worsening crisis in यूरोप, एज आई डिस्कस। तो जिस तरीके से यूरोप में एनर्जी क्राइसिस जनरेट हो रही है उसको देखते हुए जो इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोजेक्शंस हैं वो वीक हो चुके हैं, क्योंकि अगर यूरोप जैसे कंट्रीज़ जो अगर वो इम्पैक्ट करें तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड के अदर पार्ट्स पर भी विजिबल होगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का पुल आउट देखने को मिला एफपीआईज़ में और एफआईआईज़ में, जिसका इम्पैक्ट हमें इंडियन रुपी के डेप्रिसिएशन के फॉर्म में देखने को मिला। जो डोमेस्टिक करेंसी वो 79.44 पर डॉलर तक पहुंच गई ऑन मंडे। पहला जो क्लोज था वो अप्रॉक्सीमेटली 79.25 का था। तो पिछले क्लोज के कंपैरिजन में, या हम बोले पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो क्लोज हुआ था दैट वाज 79.2 पर डॉलर, इंडियन रुपी पर डॉलर, जो कि डिक्रीज होते होते 79.44 पर डॉलर तक आ चुका। अप्रॉक्सीमेटली 6.4% का लॉस रजिस्टर्ड हुआ है इंडियन रुपी में so far in 2022 against the US dollar. And US dollar index, which measures the greenback against the 6 rival currencies, rose to a fresh 20-year high of 107.74 on Monday। और जिसका इसका प्रीवियस क्लोज था वो था 107.04। तो यूएस डॉलर इंडेक्स में इंक्रीज देखने को मिला। व्हाट इज यूएस डॉलर इंडेक्स? बेसिकली ये 6 जो राइवल करेंसीज हैं उसको कंपेयर करता है यूएसडी से, यूएस डॉलर से। और जिस तरीके से एनर्जी क्राइसिस जनरेट हो रहे हैं यूरोप में, उसकी वजह से सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो ये यूएस डॉलर इंडेक्स है ये इंक्रीज हो रहा है अगेंस्ट द 6 राइवल करेंसीज। अप्रॉक्सीमेटली 107.01 से बढ़ करके 107.74 तक पहुंच गया है, जो कि डॉलर को मजबूत करता हुआ इंडिकेशन है। तो डॉलर कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हो रहा है अगेंस्ट द अदर राइवल करेंसीज, जिसका इम्पैक्ट हमें इंडियन रुपी पर भी क्लियरली देखने को मिल रहा है। सो दिस इज द पुअर शो बाय इंडियन रुपी एंड कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है इन स्पाइट ऑफ द लॉट ऑफ इंटरवेंशंस मेजर्स बाय आरबीआई। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। डीमैट अकाउंट्स ओपनड इन जून, लोवेस्ट सिंस Feb 2021। What is the full form of DMAT? That is dematerialized account, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम डीमैट अकाउंट्स भी बोलते हैं। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि जून के महीने में जो डीमैट अकाउंट ओपन हुए वो फरवरी 2021 यानी लास्ट ईयर फरवरी से अगर कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में 1.79 मिलियन ही नए डीमैट अकाउंट जो है वो जून में ओपन हुए एंड दिस इज़ द लोवेस्ट सिंस फरवरी 2021। तो जून के महीने में इंडिया में 1.79 मिलियन डीमैट अकाउंट ओपन हुए, जो कि पिछले साल की फरवरी से कंपेयर करें तो सबसे लोवेस्ट हैं।
तो जो न्यू डीमैट अकाउंट की ओपनिंग है वो मॉडरेट हुई है एंड दैट हैज़ बीन मॉडरेटिंग। ऐसा नहीं कि ये जून में ही हमें ये फॉल देखने को मिला है। अक्टूबर से अगर हम देखें तो अक्टूबर 2021 से ये डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और जून के महीने में अपने लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच गया। अक्टूबर 2021 से डिक्लाइन हो रहा है न्यू डीमैट अकाउंट की ओपनिंग में और जून आते आते ये केवल और केवल 1.79 मिलियन तक पहुंच गया, यानी फरवरी से लेकर के अभी तक का ये लोवेस्ट पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ न्यू डीमैट अकाउंट ओपनिंग। हालांकि अगर बेंचमार्क इंडाइसेस की बात करें तो बेंचमार्क इंडाइसेस मेड देयर लाइफ टाइम हाइज, ऑल्दो individual investors are not very much keen to invest into market at this point of time। हालांकि मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है रशिया यूक्रेन क्राइसिस में के बाद जो डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, बट अभी भी इन्वेस्टर्स जो हैं दे आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट इनटू दिस रिस्की मार्केट। मोर स्पेसिफिकली जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जिसका इम्पैक्ट क्लियरली हमें डीमैट अकाउंट की ओपनिंग के नंबर्स में देखने को मिल रहा है। सो दिस इज़ द डीमैट अकाउंट इन 2022 इन टर्म्स ऑफ मिलियन। जनवरी से लेकर के जून तक का डेटा दिया हुआ। जनवरी 2022 में इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 84.8 मिलियन डीमैट अकाउंट हैज़ बीन ओपन, जो कि या बोलें टोटल जो ऑपरेशनल डीमैट अकाउंट थे वो थे, जो कि जून में केवल और केवल 96.6 मिलियन तक इंक्रीज हुए, यानी केवल 1.8 मिलियन नए डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं जून में, जो कि 3.4 मिलियन थे जनवरी में। तो डीमैट अकाउंट जो ओपनिंग है, जो नंबर्स है, वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि फ़िलहाल के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर नॉट वेरी पॉजिटिव अबाउट द मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। बिग टेक यूजर्स गैप्स इन लॉ, गवर्नमेंट रिएक्ट ऑन उबर रो। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आईटी मिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने कल एक ट्वीट में डिस्क्लोज किया कि किस तरीके से जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इंडियन लॉ में जो लूप होल्स हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रही हैं, और उसको एक्सप्लॉइट करते हुए दे आर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द होल सिस्टम इन ऑर्डर टू एक्सपेंड देयर बिजनेस। तो कुछ न्यूज़ पेपर रिपोर्ट जो हैं वो मिनिस्टर ने शेयर करी, जहां पर उन्होंने ऊबर को एलिज किया दैट ऊबर हैज़ एक्सपेंडेड इट्स बिजनेस यूजिंग द क्रैक्स इन रेगुलेशन फॉर राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स। तो भी जो लीक पेपर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं ऊबर के बारे में, वो ये डिस्क्लोज करती हैं कि ऊबर ने किस तरीके से लॉबिंग करी है लेबर और टैक्सी लॉज को चेंज करने के लिए ऑल अक्रॉस द कंट्रीज। तो जितने भी फोरम हैं, आरबीआई, जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट, इन सारे जो फोरम्स हैं, कंज्यूमर फोरम्स, इन सारे फोरम्स पे कन्फ्रंट या लॉबिंग करते हुए बहुत सारे लेबर और टैक्सी रिलेटेड लॉज जो ऑल अक्रॉस द कंट्रीज़ हैं उनको चेंज करने की कोशिश करी ऊबर ने इन द फेवर ऑफ कंपनी, और कई सारे नॉर्म्स को लेकर रिलैक्सेशन भी लिया, जैसे कि सेफ्टी रिलेटेड जो फीचर्स हैं और जो अदर बेसिक रिक्वायरमेंट है। इवन जो एक दिल्ली रेप इंसिडेंट हुआ था जिसमें ऊबर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट या ऊबर की कैब में जो रेप केस हुआ था, उसको लेकर के भी कई बार ऊबर ने अपने लोकल सिस्टम को शट डाउन किया इन ऑर्डर टू अवॉइड द इन्वेस्टिगेशन और द प्रॉबिंग बाय इंडियन अथॉरिटी। तो कई सारी डिटेल्स को, रिपोर्ट्स को पब्लिश किया है मिनिस्टर ने, जहां पर उन्होंने सिर्फ उबर को टारगेट ही नहीं किया, जबकि अदर जो बिग टेक कंपनीज हैं उनको भी टारगेट करने की कोशिश करी है, और ये कहा है कि जो कि इंडियन लॉज में जो लूप होल्स हैं, जो सिस्टम में जो क्रैक्स हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर रही हैं बड़ी बड़ी कंपनीज अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हुए, और जहां पर ऊबर की कुछ रिपोर्ट्स और न्यूज़ को उन्होंने डिस्क्लोज किया ऑन Twitter. So let us see how government will react on these loopholes in future. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। प्राइवेटाइज PSBs except SBI says NCAER report. So NCAER का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। सो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करी है, और उस रिसर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि इंडिया में जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं या स्टेट ओन्ड बैंक्स हैं उन सब को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए एक्सेप्ट SBI। केवल SBI को छोड़ करके, या बोल सकते हैं उन्होंने बोला केवल
एक आप पीएसबी रखिए, केवल एक स्टेट ओन्ड बैंक रखिए, बाकी जितने भी पीएसबीज हैं उन सबको प्राइवेटाइज कर दीजिए। हालांकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी ये मोटिव है, गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है अपनी पॉलिसीज़ में कि केवल गवर्नमेंट चाहती है कि 2 से 4 जो पीएसबीज हैं या स्टेट ओन्ड बैंक्स हैं वो रहें, बाकी सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। इस रिपोर्ट में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट में इसी बात को रिटरेट किया गया है। रीज़न क्या साइड किया गया है? बेसिकली इन्होंने रिकमेंडेशन दी है सेंटर को कि सेंटर जो है वो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, स्टेट ओन्ड बैंक्स हैं, उनको प्राइवेटाइज कर दे, एक्सेप्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट एसबीआई। दिस इज बिकॉज private banks in recent times has emerged as a credible अल्टरनेटिव टू पीएसबीज और उनकी एफिशिएंसीज भी ज़्यादा हैं, उनकी फाइनेंशियल सर्विसेज भी बेटर हैं इन कंपैरिजन टू द स्टेट ओन्ड बैंक्स एंड दे आर मेकिंग सब्सटेंशियल मार्केट शेयर। तो ये एक प्रॉफिटेबल वेंचर भी रहेगा इंडियन इकोनॉमी के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट की ओनरशिप पब्लिक सेक्टर बैंक्स में या स्टेट ओन्ड बैंक्स में आरबीआई की पावर को भी हिंडर करती है, आरबीआई की पावर को भी रिस्ट्रिक्ट करती है कि आरबीआई पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मैनेज कर पाए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो मेजर ओनर है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में या स्टेट ओन्ड बैंक्स में, जिसकी वजह से आरबीआई की जो पावर है इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रेगुलेट करने की वो भी रिस्ट्रिक्ट होती है। और आरबीआई अपने अकॉर्डिंग जो रैशनल डिसीजन है, डिस्क्रिशनरी डिसीजंस हैं, रेगुलेशंस हैं, वो इम्पोज नहीं कर पाती इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। या ये बोलें कि जितना एफिशिएंटली आरबीआई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को रेगुलेट कर ले जाती है, उतना एफिशिएंटली, उतना इफेक्टिवली आरबीआई पब्लिक सेक्टर बैंक्स को या गवर्नमेंट ओन बैंक या स्टेट ओन बैंक्स को नहीं मैनेज कर पाती, नहीं रेगुलेट कर पाती। इसके अलावा जो अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को कंपेयर किया जाए तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो कई सारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर, प्रॉफिटेबिलिटी पैरामीटर्स पर, साउंडनेस के पैरामीटर्स पर पब्लिक सेक्टर बैंक से बहुत अच्छे हैं। तो गवर्नमेंट के लिए ये एक प्रॉफिटेबल वेंचर रहेगा कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, जिससे कि उनकी एफिशिएंसी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उनकी साउंडनेस भी इंप्रूव होगी। गवर्नमेंट पर जो बर्डन है वो भी रिड्यूस होगा इन ऑर्डर टू मैनेज द सिक पब्लिक सेक्टर बैंक्स। आरबीआई की पावर भी इंक्रीज होगी इन ऑर्डर टू रेगुलेट द बैंकिंग इंडस्ट्री एज पर देयर ओन डिस्क्रिशन। और ऐसे कई सारे आर्ग्यूमेंट दिए हैं इस नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट में। तो ओवरऑल जो मेजर रिकमेंडेशन है वो यही है कि सारे पब्लिक सेक्टर और स्टेट ओन बैंक्स को प्राइवेटाइज कर दिया जाए एक्सेप्ट एसबीआई। अब देख लेते हैं नेक्स्टली, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बक द ट्रेंड्स, कट एमसीएलआर बाई 20-35 बीपीएस। आरबीआई के 2 पॉलिसी रिवीजन के बाद, जहाँ पर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट, पॉलिसी रेट, बैंक रेट को हाइक किया, उसके बाद से एक ट्रेंड देखने को मिल रहा था कि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, दे ऑल वर इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहे थे, जबकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो ट्रेंड है ये अपोजिट देखने को मिला। रिसेंटली बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपना जो एमसीएलआर है वो 20 से 35 बेसिस पॉइंट तक रिड्यूस कर दिया, या हम सिंपल फॉर्मेट में बोलें कि जो इंटरेस्ट रेट है, लोन पर जो इंटरेस्ट रेट है उसको 20 से 35 बेसिस पॉइंट या 0.2% से 0.35% तक डिक्रीज कर दिया। इट मीन्स लोन सस्ता कर दिया अगेंस्ट द ट्रेंड। अब क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि ऐसा क्यों किया बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, जबकि सारे बैंक जो हैं वो पॉलिसी रेट रिवीजन के बाद से अपने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे थे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ऐसा क्यों किया? इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लोन रेट को देखा जाए, इंटरेस्ट रेट को देखा जाए, लोन प्रोडक्ट्स को देखा जाए पिछले कुछ टाइम से, तो इन कंपैरिजन टू द कॉम्पिटिटर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो इंटरेस्ट रेट था, जो एमसीएलआर था, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई था या ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंक्रीज था इन कंपैरिजन टू द अदर कॉम्पिटिटर्स, इन कंपैरिजन टू द अदर बैंक्स। तो इस बार पॉलिसी करेक्शन के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ये किया, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट के 10 ईयर के जो बॉन्ड है उसमें जिस तरीके से यील्ड रेट स्टैब्लिश हुआ है, उसको देखते हुए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास एक विंडो थी कि इस बार वो अपने पॉलिसी करेक्शन पर जाए या पॉलिसी रिविजन पर जाए। तो बेसिकली इट इज़ अ शॉर्ट ऑफ एनुअल करेक्शन, जिसकी वजह से जो 20 to 35 बीपीएस का डिक्रीज देखने को मिल रहा है इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र's MCLR। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। नियरली हाफ ऑफ प्रॉप्स अंडर फेमा वर पेंडिंग टिल फाइनेंशियल ईयर 22। On July 8, the ED stands for Enforcement Directorate, imposed a penalty of 52 crores on
डायनेस्टी इंडिया एंड 10 करोड़ ऑन इट्स फॉर्मर हेड आकर पटेल। और इस पर्टिकुलर पेनाल्टी इम्पोजिशन के बाद से सडनली एक डिबेट बोल सकते हैं या एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुआ कि कई सारे जो केसेस हैं फेमा के पास या ईडी के पास वो पेंडिंग पड़े हैं। हालांकि एमनेस्टी और मिस्टर आकार पटेल पर जिस तरीके से पेनल्टी इम्पोज करी इसी तरह से और भी सारे इन्वेस्टिगेशंस हैं। अप्रॉक्सीमेटली 30,716 इन्वेस्टिगेशन जो कि इनिशिएट हुए थे फेमा एक्ट के तहत बाय ईडी, उसमें से केवल और केवल 15,495 जो हैं वो अब केस अभी तक डिस्पोज ऑफ हुए हैं। इट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 50% जो केसेस हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। और अगर नोटिस की बात करें तो केवल और केवल क्वार्टर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन हैज़ गॉन द शो कॉज नोटिस बाय ईडी और बाय फेमा एक्ट। ये शो कॉज नोटिस के बारे में हम क्यों डिस्कस करें? बेसिकली ये शो कॉज जो नोटिस होता है ये इन्वेस्टिगेशन के एंड पर इशू किया जाता है बाय ईडी जस्ट टू गिव देयर साइड, जस्ट टू रिप्रेजेंट देयर साइड। इट मीन्स जिन्होंने कॉन्ट्रावेंशन किया होता है फेमा का उनको शो कॉज नोटिस दिया था कि वो अपना साइड एक्सप्लेन करें, अपना एक्सप्लेनेशन दें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो पहले तो 50% केस ही केवल रिजॉल्व, इन 50% केस में केवल 1/4 ही जो है ऐसे हैं जिनको शो कॉज नोटिस अभी तक गया है। इट मीन्स ईडी जो है वो अपने इन्वेस्टिगेशन में अभी बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है वो अभी भी बनी हुई है। सो दिस इज द नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट हैज़ बीन इनिशिएटेड, नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट हैज़ बीन डिस्पोज्ड ऑफ, number of cases where show cause notice has been issued, show cause notice has been adjudicated. This is the number. तो देखते हैं कि continuously decrease होता हुआ हमें दिख रहा है। These are the incidents of completing investigation. तो 2016-17 से जो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन ट्रेंड है उसका सिनेरियो डाउन हो रहा है। इट मीन्स जो ईडी की एफिशिएंसी हमें कह सकते हैं वो डाउनग्रेड हो रही है सिंस 2016 to 17। ये देख सकते हैं हम 27% कंप्लीशन केस था, इसके बाद 31 हुआ, देन 31.7, देन 22, देन 19, नाउ 6.8%। एंड दिस इज द समन एंड सर्चेस दैट हैज़ बीन डन बाय ईडी सिंस 2016 to 17। तो समन्स और सर्चेस का जो नंबर है वो भी डिक्लाइन हुआ है कपल ऑफ ईयर्स में। तो दिस विल समवेयर putting question mark on the efficiency intention of this regulatory body। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। G20 regulators set to propose robust crypto rules in October। सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में FSB बोलते हैं, FSB ने मंडे को बोला है कि जो G20 कंट्रीज़ हैं वो अक्टूबर तक, आगे आने वाले अक्टूबर तक क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो असेट्स की ट्रेडिंग को लेकर के, डील को लेकर के रोबस्ट रूल या रोबस्ट गाइडलाइन या फ्रेमवर्क स्टैब्लिश करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है ये FSB क्या है? तो FSB बेसिकली अ बॉडी ऑफ रेगुलेटर्स, ट्रेजरी ऑफिशियल्स एंड सेंट्रल बैंकर्स फ्रॉम दिस ग्रुप ऑफ 20 कंट्री। सो G20 के जो ट्रेजरी ऑफिशियल्स हैं, रेगुलेटर्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, उनके ग्रुपिंग को हम बोलते हैं FSB, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। और ये ऐसे इश्यूज़ पर डील करते हैं जो कि 20 जो कंट्रीज़, जो G20 कंट्रीज़ हैं उनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड हों। और जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल असेट्स ने डिसरप्शन कॉज किया है इन सारी इकोनॉमीज़ में, उसको लेकर के तो बहुत मैंडेटरी हो गया है कि क्रिप्टो को लेकर के रूल्स बनाए जाएं। तो FSB ने बोला है कि इट वुड प्रपोज अ रोबस्ट ग्लोबल रूल फॉर क्रिप्टो करेंसीज इन अक्टूबर, इन अपकमिंग अक्टूबर, in order to tackle the recent turmoil in the market that has highlighted the need to regulate the speculative sector। तो जिस तरीके से क्रिप्टो के रेट बढ़ते हैं और अभी रिसेंटली फॉल हो रहे हैं, उसके बाद से इसमें ये तो क्लियर है कि ये सेक्टर हाईली वॉलेटाइल है। जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, अनइन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स हैं, न्यू इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ये बहुत रिस्की वेंचर है। हालांकि जो प्रॉफिट के मार्जिन हैं वो बहुत हाई होते हैं, जिसकी वजह से कई बार जो इन्वेस्टर्स हैं वो लुक्रेट होकर के अपने जो हार्ड अर्न मनी है उसको गवा देते हैं सेक्टर में। दैट इज़ वाई नाउ दीज बैंकर्स और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड इज डिसाइडिंग दैट देयर इज़ अ नीड टू मेंटेन दिस क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल असेट और स्पेकुलेटिव सेक्टर, एंड फॉर देम अ रोबस्ट गाइडलाइंस और रोबस्ट ग्लोबल रूल इज रिक्वायर्ड। क्योंकि अगर इस टर्मोइल सेक्टर को, स्पेकुलेटिव सेक्टर को मैनेज नहीं किया गया, सो दिस विल कॉज द डिसरप्शन
not only in one country but into the wider financial system of all G20 countries. तो अब ये सारे G20 कंट्रीज मिलकर क्रिप्टो को लेकर के कुछ नए रूल्स और रेगुलेशंस को आ सकते हैं इनटू द अपकमिंग मंथ्स ऑफ अक्टूबर. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.